हेलो एवरीवन, 10 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने का टाइम आ गया है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो इकोनॉमी के सेक्टर से आई है डायरेक्ट टैक्स को लेकर। इसमें डायरेक्ट टैक्स का कोई कलेक्शन है, हमारा जो एक एस्टिमेट था कि वो कितना होना चाहिए, और अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके लमसम 6 से ज़्यादा महीने हो चुके हैं, तो उसमें कितना हो गया, ये सारा डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। हमारे लिए जो मिड का जो डाटा होता है, मिड फाइनेंशियल ईयर का डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे तीन तीन मंथ का, 6 मंथ का, ये सब हमारे लिए बजट के बाद, बजट जो होता है, बजट में सारे डाटा फेस करे जाते हैं। एक आने वाले फ्यूचर का, एक करंट जो चल रहा है, इसके अलावा एक जो लास्ट, जो इसके पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें क्या हमारा स्टेटस रहा, एक करंट जो चल रहा है उसमें क्या स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, एक जो नेक्स्ट है उसके लिए क्या प्लानिंग है। ये सारी चीज़ें बजट में आती है तो वहाँ पड़ी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी न्यूज़ को अवॉइड कर दे। हमारे लिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कंसेप्ट के टर्म में, वो है हमारा डायरेक्ट टैक्स। ये पूरी न्यूज़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को लेकर है कि इतना हो गया हमारा बजट, हमारा टारगेट इतना था। अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टैक्स, और टैक्स में यहाँ पर बात करी गई है डायरेक्ट टैक्स की। देखो, टैक्स दो तरीके के होते हैं। ये गवर्नमेंट का अपना क्लासिफिकेशन है कि इंडियन गवर्नमेंट जो अपना जो टैक्स कलेक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड रखती है मेनली, डायरेक्ट टैक्स और एक होती है इनडायरेक्ट टैक्स। इकोनॉमी के सेक्टर में ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बीच का जो डिवीजन है, ये उस बेसिस पे करा जाता है कि टैक्स देने वाला कौन है, और फाइनेंशियली करंटली इमीडिएटली टैक्स पे कौन कर रहा है, और टैक्स का लास्ट पेयर का मतलब है कि फाइनली किस पे ये टैक्स का प्रेशर पड़ेगा, किस पे ये टैक्स का बोझ आएगा। तो ये है, यदि इमीडिएट पेयर और फाइनल पेयर दोनों एक ही हैं, यानी अभी जो टैक्स पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है वो उसी के ऊपर वो फाइनेंशियल लोड आने वाला है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट, मतलब जिस इमीडिएट डायरेक्ट उसी पे ट्रांसफर हो रहा है। जबकि कई बार हम स्पेशली जब गुड्स का, सर्विसेज का ट्रेड सिस्टम में देखते हैं, तो बिजनेस वगैरह में जो चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, चाहे वो होलसेल हो, फिर रिटेल, फिर हमारे कंज्यूमर्स, ऐसे इस तरीके से पूरी है। एक कंपनी होगी, ये सप्लायर हो गया, होलसेल हो गया, रिटेलर हो गया, कंज्यूमर, इस तरीके से। अब इसमें जो होलसेल वाला है, रिटेल वाला है, शॉपकीपर्स है, ये सब भी टैक्स पे करते हैं। लेकिन लास्ट जो टैक्स पे करता है, जिस पर ये फाइनेंशियल लोड जाता है, वो होता है हमारा कंज्यूमर। तो ये जो पूरी चेन होती है ट्रेडिंग सिस्टम, बिजनेस सिस्टम वाली, उसमें स्टेप टू स्टेप टैक्सेस को पे करना पड़ता है। और जो लेकिन फाइनल जो लोड जाता है, फाइनेंशियल लोड, जो टैक्स का जो फाइनेंशियल अमाउंट जो पे करना होता है, वो कंज्यूमर को करना पड़ता है। यानी इसमें इमीडिएट पेयर और इमीडिएट जो पे करने वाला है और जो लास्ट पे करने वाला है वो अलग अलग है, यानी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये तो इनकी थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। लेकिन अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स में आपके कौन कौन से टैक्स आते हैं देखते हैं। आपने इनकम टैक्स का नाम सुना होगा, ऑब्वियसली जिसकी इनकम वही पे करेगा, यानी पे करने वाला, और जिस पर जो पे इमीडिएट पे कर रहा है और जिस पर ये लोड जा रहा है फाइनेंशियल लोड, वो ऑब्वियसली एक ही होगा, तो इनकम टैक्स हो गया। जिस तरीके से इनकम टैक्स होता है उसी तरीके से एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स भी इनकम टैक्स का ही एक एक्सटेंड पार्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स। बस इन दोनों में फर्क ये है कि इनकम टैक्स जो है वो इंडिविजुअल पे लगता है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कंपनीज पे लगता है। इंडिविजुअल मतलब पर्सन, हम लोग हैं। जैसे मुझे टैक्स पे करना है या आपको टैक्स पे करना है, तो वो इंडिविजुअल टैक्स होता है। जबकि रेजोरेंस को टैक्स पे करना है, तो रेजोरेंस एक कंपनी है, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स होगा। इसके अलावा एक टैक्स होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, जो ऐसी कंपनियां जो अपना प्रॉफिट जीरो दिखाती है। यदि प्रॉफिट जीरो दिखाने का मतलब है कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी जीरो टैक्स। ऐसे तो कंपनियां कई सारे लूप होल्स ढूंढ सकती है, कई लूप होल्स के थ्रू वो अपना प्रॉफिट जीरो बता देगी और टैक्स पे करने से बच जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए एक टैक्स लाई है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, कि आप अपने प्रॉफिट को डाइवर्ट करके भले ही टैक्स को कम करने की कोशिश करो, लेकिन आपको एक सर्टेन अमाउंट का मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा।
यानी यही इसका नाम है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। यानी आप अपना प्रॉफिट है उसको कहीं एनजीओस वगैरह में इन्वेस्ट करके या फिर वहाँ पर डोनेट करके अपना जो नेट टैक्स अमाउंट है वो जीरो ला सकते हो, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको एक सर्टेन अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा, वो आता है आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम तो रोज जीएसटी पे करते हैं, आप कुछ राशन लेने जाओ कि किसी शॉप पे भी जाते हो तो आपको वहाँ जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी कहाँ, फिर जीएसटी होता कहाँ पर है? तो ये सारे जो टैक्स हैं, जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इसके अलावा पहले सेल्स टैक्स होता था, ये जो सारे कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सारे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इस तरीके से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे ये हो गया इकोनॉमी की न्यूज़। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है दिल्ली की, लेकिन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूएन पीस कीपिंग पे। दरअसल आप ये सुनते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी फोर्सेस हैं, जैसे सीआरपीएफ होगी, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक पुलिस सिस्टम होता है। उसी तरीके से वर्ल्ड के लेवल पर यूनाइटेड नेशन का भी अपना एक, बोले तो यूनाइटेड नेशन की पुलिस जिसे बोल सकते हो वही है, उसे को नाम देते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स। क्या आपने ये कभी सोचा कि यदि किसी देश में मिलिट्री या किसी देश को ओवररूल कर ले? फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की ही बात करते हैं, क्या हमारी मिलिट्री, हमारी जो आर्मी है, नेवी है, क्या उनमें इतना पोटेंशियल नहीं है? क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने वेपन्स नहीं है कि वो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ओवरटेक कर ले? ऑब्वियसली है, ऐसे कई कंट्रीज हैं। ऐसे में जब कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपकी मिलिट्री हावी हो जाए, या फिर कभी कभी डिजास्टर की कंडीशंस हो सकती है, यानी ऐसी कंडीशंस जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जहां नेशनल लेवल का जो सिस्टम है वो फेल कर जाए, स्पेशली जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है। नेशनल लेवल पर जब आपका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम फेल कर जाए और ऐसी कंडीशन आ जाए कि लीडरशिप भी या फिर लीडरशिप फेल कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में लोगों को किसी अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन है, तो इनकी ये ड्यूटी बन जाती थी कि ऐसे कंट्रीज में ये मदद करें, और इसी मदद के लिए यहाँ से कुछ ट्रूप्स जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो मदद के लिए जाते हैं, और इसी को बोलते हैं यूएन पीस कीपिंग। मेरा इसका कहने का मतलब, आप इससे मत लेना कि पीस कीपिंग है तो केवल पुलिस वगैरह के लिए ही जाएंगे। इवन डिजास्टर मैनेजमेंट में पुलिस का क्या काम है? डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ जो नॉर्मल लोग हैं वो भी जा सकते हैं। इस तरीके से जो कंडीशंस, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन किसी यूएन मेंबर कंट्री में आई है, तो उसे दूर करने के लिए यूनाइटेड नेशन अपने पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। तो आप सोच रहे होंगे, अब जो आप, चूंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी सोच रहे होंगे कि फिर इस पीस कीपिंग फोर्स में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कब आता है? हम भी भर देंगे एक बार, अभी तो एज लिमिट क्या है, कितनी सैलरी मिलती है? दरअसल ऐसा नहीं है। इसकी यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ तो नेवी मिलिट्री में फोर्स के लिए एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा मत सोचना कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए भी कोई एग्ज़ाम होता होगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स की बात करें तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो है उसमें यूनाइटेड नेशन के जो कई सारे कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, आपका पाकिस्तान हो गया, यूएसए हो गया, इन सब कंट्रीज़ के जो ट्रूप्स होते हैं, यानी हमारे यहाँ के जो मिलिट्री वाले लोग हैं, उन्हीं को ज़रूरत पड़ने पर, ध्यान दीजिएगा, ज़रूरत पड़ने पर यूनाइटेड नेशंस के इन मिशंस में भेजा जा सकता है। आप चाहे वो कोंगो वाली सिचुएशन हो, चाहे वो सूडान हो, इसके अलावा लेबनान में यूज करा। हाँ, अभी तक इंडिया में कभी किसी दूसरे कंट्री से यूएन पीस कीपिंग फोर्स नहीं आई है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स का रिलेशन यूनाइटेड नेशन से है, यूनाइटेड नेशन का ही एक एक्सटेंडेड आर्म है पीस कीपिंग
डिवीज़न, और जो है किसी कंट्री में अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस जो हैं, चाहे वो मिलिट्री की वजह से हो या डिजास्टर इस तरीके से है या किसी हेल्थ सेक्टर में ज़रूरत हो, तो उन कंडीशन से निपटने के लिए पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाता है। और इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहीं से ट्रूप्स आते हैं। जैसे स्पेशली अफ्रीका में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। तो अफ्रीका के नियरेस्ट कंट्री, वन ऑफ द नियरेस्ट कंट्री है इंडिया। तो इंडिया के कई सारे ट्रूप्स जो हैं वो अफ्रीका में जाते हैं, स्पेशली जैसे सूडान हुआ, वहाँ पर गए थे। इस तरीके से आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमने अभी बात करी थी अफ्रीका, ये अफ्रीका और ये इंडिया। अब कोई अरब कंट्री से कोई शिप निकला, यदि वो शिप यहाँ बीच में इंडियन ओशन में जाकर ख़राब हो जाता है और वो शिप है आपके यूएसए का या किसी दूसरे कंट्री का, यदि वो उस शिप में कोई नेचुरल या किसी मैकेनिकल रीजन से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या वो यहाँ यूएसए के ये यूएसए का जो शिप है वो पूरा पैसिफिक ओशियन पार करके इस तरीके से क्या इंडियन ओशियन में आएगा, वो भी वेस्टर्न इंडियन ओशियन? ऐसा नहीं होता ऐसे कंडीशंस में। और ये शिप में पूरे ओवरऑल कंट्री के मेंबर्स हैं, तो ऐसी कंडीशंस में यूनाइटेड नेशन अपना इंटरफेयर कर सकता है। और चूंकि नियरेस्ट कंट्री है आपके इंडिया, तो वो इंडिया को बोल सकता है कि आप अपने पीस कीपिंग फोर्स को भेज दीजिए। इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करी जाती है और जो भी कंडीशंस बनती है उनसे निपटा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रंट पेज की दो ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि श्रीलंका का एक आदमी 13 किलोमीटर निकल के तमिलनाडु आया। सीधे इस तरीके से बोलते हैं, हम एक इंटरनल सिक्योरिटी करके एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट होता है। इंटरनल सिक्योरिटी में एक इशू आता है बॉर्डर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी का लूप होल्स है कि 13 किलोमीटर स्विम करके एक पर्सन, ये मैटर नहीं है कि कितना किलोमीटर करा, ये भी मैटर नहीं है कि कहाँ से आया, श्रीलंका से आया चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से आया, हमारे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन हमारे लिए ये मैटर करता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के बॉर्डर वाले इश्यूज में ये एग्जांपल जुड़ जाएगा कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में कैसे कैसे लूप होल्स है कि एक पर्सन जो है श्रीलंका से 13 किलोमीटर स्विम करके तमिलनाडु आया। और अब पहला तो ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी में जब हम बॉर्डर्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, बॉर्डर इश्यूज, जिसमें हम बॉर्डर्स की कितनी लेंथ से लेकर पूरा ओवरऑल डिस्कस करते हैं कि क्या उसमें हर बॉर्डर पे क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर की अलग है, श्रीलंका के साथ हमारी मैरीटाइम बॉर्डर है, तो उसमें क्या इश्यूज हैं। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या इंडिया और श्रीलंका इतने पास हैं। दरअसल आप हमारे इसमें जिस एक चीज का जिक्र करा गया है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, तो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने के वाली एक स्ट्रेट होती है। उस स्ट्रेट का नाम है आपके पल्क स्ट्रेट। तो आपसे पूछ देगा, चूंकि ये न्यूज में भी आई है और फ्रंट पेज पे न्यूज में आप यहाँ देख लीजिए पल्क स्ट्रेट क्या है। तो पल्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सिटी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल्ली एडिशन है तो दिल्ली की स्पेसिफिक न्यूज है। स्टेट्स न्यूज में भी आज ऐसा कोई खास नहीं आया है। FIR अगेंस्ट पाकिस्तान ने भी पर्सन टू पर्सन न्यूज है। स्पेशली मायावती, जैसे मैंने बोला मायावती पे न्यूज है, भगवंत मान पे न्यूज है, पर्सन्स की न्यूज ज्यादा है आज स्टेट्स में। हीरोइन सीज कर ली केरला में, तो लॉ एंड ऑर्डर की न्यूज है। इसी तरीके से अरुंधति रॉय की न्यूज है। पर्सनलिटीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक उनका कोई रिलेवेंस नहीं हो हमारे सिलेबस के साथ, तब तक उनको नहीं अवॉइड ही करना चाहिए। एडिटोरियल्स में भी ऐसा कोई खास नहीं है। हाँ, एक एडिटोरियल जरूर आया है अपना खास, ये वाला डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरीके से रशिया और यूरोप में जो है वो कंट्रोवर्सी चलती रहती है। उसी में से एक कंट्रोवर्सी है कि ऑयल सप्लाई को लेकर, क्योंकि अब देखो, यदि यूरोप को आपको ऑयल मंगवाना हो तो सबसे नियरेस्ट जो है वो आपके रशियन ऑयल ही है। और रशिया से यदि ऑयल की सप्लाई
में थोड़ा वो डिफ़ॉल्ट आता है या वो इफ़ेक्ट करती है, तो उसकी वजह से यूरोप में जो ऑयल मार्केट है, पेट्रोल वो जो ऑयल मार्केट है वो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगा। और उसी का रीज़न है कि पेट्रोल ऑयल प्राइजेज़ में यूएसए में जो फ्लक्चुएशन हुआ है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आई है। आगे बढ़ते हैं। अगेन आप यदि याद कर पा रहे हो तो 10 दिन पहले की एक न्यूज़ थी, 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान। और आज न्यूज उसी दिन जब ये न्यूज आई थी तो मैंने आपको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में बताया था। आज वही पूरा एडिटोरियल इसके बारे में आया है। दरअसल बात करी जा रही है, आप समझ गए होंगे, दिल्ली एयर पोल्यूशन की। तो दिल्ली एयर पोल्यूशन के हमने जो रीजन्स थे वो ऑलरेडी पढ़ लिए थे। यदि दिल्ली एयर पोल्यूशन के रीजन्स हम देखें तो उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेचुरल रीजन्स, दूसरा मैन मेड रीजन्स या जिनमें लोगों का इन्फ्लुएंस होता है या लोगों की वजह से वो एक पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। मैन मेड में ही देखते हैं। सबसे पहले तो आपका जो व्हीकल्स हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है वो हो जाएगा व्हीकल पोल्यूशन। इसके अलावा हमने ये भी बात करी थी व्हीकल के अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के से हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स जो है 2.5 2.10 जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो निकलते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। इसके अलावा हमने ये भी बात करी थी स्टबल बर्निंग, स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में है। स्टबल बर्निंग मतलब जो हमने पूरा ये डिस्कस करा था कि किस तरीके से लोगों को दूसरी फसल बोने के लिए टाइम नहीं मिलता तो वो जो अपनी पेड़ी वाली जो क्रॉप है उसको वहीं जला देते हैं। इस तरीके से हमने बोला था। और उसी को जलाना ही अपनी जो रिमेनिंग जो पार्ट होते हैं क्रॉप फसल को निकालने के बाद उसको जला देना ही स्टबल बर्निंग कहलाता है, जो कि पंजाब हरियाणा बेल्ट में बहुत कॉमन है। नेचुरल रीजन्स में हमने देखा था कि दिल्ली की बात करें तो जो आपका दिल्ली था वो एक लो प्रेशर एरिया था। और लो प्रेशर एरिया था तो चारों तरफ से विंड आ रही थी। और चूंकि ये जो विंड्स यहाँ पर जो विंड्स होती है उसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी कम होती है। और अभी का जो टाइम है, अभी आज इस प्रेजेंट अक्टूबर नवंबर की बात करें तो क्यों दिल्ली एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा न्यूज में रहता है। देखो, एक तो है आपकी स्टबल बर्निंग इस समय एक्टिव है। आज अभी स्पेसिफिक बात करें तो स्टबल बर्निंग अभी होगा। इसके अलावा अभी फेस्टिवल्स का टाइम है तो आपके फटाके हैं, तो इन सब की वजह से पोल्यूशंस निकलता है। एक तरफ स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन आ रहा है, फटाके हैं, और ये सारे आके दिल्ली में चुकी है और विंड की स्पीड है वो भी स्लो है। इसलिए इनकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होता है और पोल्यूशन बना रहता है। इसकी वजह से दिल्ली एक हॉट स्पॉट बन जाता है पोल्यूशन का। अभी से निपटने के लिए कई सारे काम कर रहे हैं। OD1 का नाम सुन लिया होगा आपने, ग्रीन क्रैकर्स का नाम सुना होगा, हरे जो पटाखे होते हैं। इसके अलावा 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान, और इसके अलावा एक है आपका जो आज न्यूज में आया है। ये तो हमने पूरा ओवरऑल डिस्कस करा, अब कि पूरा उसके कोज एंड प्रोन्स डिस्कस करें। अब आज देखते हैं कि आज जो न्यूज में आया है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। दरअसल कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूछा था कि ये दिल्ली एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए आप कर क्या रहे हो, क्या कुछ तो मेजरमेंट्स ले रहे होंगे ना, आप हमें बताओ। सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है लोगों की लाइफ के बेसिस पर आर्टिकल 32 में कि आप हमें बताओ कि आप क्या मेजरमेंट ले रहे हो। तो उसी का रिप्लाई करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट पेश करा था कि हम ये मेजरमेंट ले रहे हैं, ये है हमारी प्लानिंग है, जो ही हमारी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहलाया था। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ध्यान रखेगा। इसे हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में
CPCB जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। इतना ध्यान रखिएगा, 2016 में आया था। इतना भी ध्यान रखिएगा कि केवल दिल्ली के लिए है, इतना ध्यान रखिएगा। 3 बातें ध्यान रखिएगा, बॉडी कौन सी है, कब आया और कहाँ के लिए है, क्या ओवरऑल इंडिया के लिए है कि केवल स्पेसिफिक के दिल्ली एनसीआर के लिए, तो केवल दिल्ली एनसीआर के लिए है। अगेन एक वर्ड आया है क्रिप्टो इकोनॉमी। अगेन आपको फिर रिलेट करते हैं, चीज़ें न्यूज़पेपर में एक के बाद एक जुड़ती जाती है। 1-2 दिन ही हुए हैं, ई रुपी के बारे में हमने पढ़ा था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इसी तरीके से जब हमने बात करा था कि डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये सब यूज़ हो रहा था। इसी में एक अपडेट है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जिस तरीके से इस तरीके बात करें तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है, क्रिप्टो इकोनॉमी से पहले आपको क्रिप्टो करेंसी समझना होगा। जिस तरीके से ई रुपी था, उसी तरीके से आपकी कहीं क्रिप्टो करेंसी होती है। ये पूरी करेंसी जो डिजाइन करी जाती है, उसमें जिस टेक्नोलॉजी का नाम यूज करा जाता है वो है आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा ये होता है कि हर क्रिप्टो करेंसी का जहां जहां आप यूज कर रहे हैं वहां वहां पर आपका हर डाटा का रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे आपने इसका जितना भी आपके पास 100 क्रिप्टो जितना भी है, 100 क्रिप्टो है, आपने 10 यूज करा तो हर ट्रांजेक्शन का डाटा रिकॉर्ड हो जाता है। डाटा टू डाटा रिकॉर्ड होता है, ये इसका फायदा है। लेकिन इसका रेगुलेशन थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मार्केट में कोई एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, कई सारी क्रिप्टो करेंसीज है, इसलिए रेगुलेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इसलिए बीच में तो आरबीआई ने बैंकों से बोल ही भी दिया था कि आप क्रिप्टो करेंसी पे काम मत करिएगा, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शन को लेना इलीगल रहेगा। लेकिन मार्केट में तो क्रिप्टो इकोनॉमी है, आप अपने जो जनरल पैसे होते हैं उसको क्रिप्टो में बदलवा लो। इसके कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन इसे रेगुलेशन करना दिक्कत हो रहा था। चूंकि एक दिक्कत ये थी कि लोगों का क्रेज काफी ज्यादा भी बढ़ गया था क्रिप्टो की तरफ, तो और हमारी अभी तक कोई ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है। तो इन सब को रोकने के लिए, और इसमें चूंकि प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का भी इश्यू आता था, इन सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इसी साल गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है तो उसमें फाइनेंस बिल भी लाती है, और वही फाइनेंस बिल बाद में यदि लोकसभा से पारित हो जाता है तो फाइनेंस एक्ट कहलाता है। तो अभी इसी साल फाइनेंस एक्ट 2022 में इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन जोड़ा गया, और जिसमें यह बोला गया कि आप यदि क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको 1% TDS देना पड़ेगा। यह बात बोली गई। अब लोगों को नॉर्मल करेंसी में तो कुछ नहीं है, अब यदि यहाँ बड़ा अमाउंट आप कर रहे हो तो उसका 1% बहुत होता है। तो इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी में यदि आप 1 लाख रुपए के भी क्रिप्टो में बदला रहे हो और उसको फिर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको 1000 रुपये तो वैसे ही चल गए। इस वजह से ये ध्यान रखिएगा कि 1% TDS हर ट्रांजेक्शन पे लगता है, चाहे वो कितनी ही बड़े अमाउंट हो या कितना ही छोटा अमाउंट हो। यह आपकी क्रिप्टो इकोनॉमी था। गौरी लंकेश की न्यूज है। अगेन इस पे पर्सनलिटीज पे ज्यादा न्यूज है, और पर्सनलिटीज भी ऐसी नहीं है जिनको पढ़ा जाए। हमने जब CBI न्यूज में आया था तो उसको पढ़ा था, इलेक्शन कमीशन न्यूज में आया था तो इसको पढ़ा था, ED न्यूज में आया था तो इसको पढ़ा था। मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था एक और बॉडी NIA की न्यूज में आने का। NIA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दरअसल आपने 26/11 का नाम सुना होगा। 26/11 का जो मुंबई अटैक था 2008 का, नवंबर 26 नवंबर 2008 का, उसमें जो अटैक, ये बॉम्बे की लोकेशन, इसमें जो टेररिस्ट थे उनकी जो एंट्री हुई थी वो सी रूट से हुई थी। हम जो यहाँ की जो बाउंड्री थी, लैंड बाउंड्री, वहां पर तो अच्छे खासे ट्रूप्स को यहाँ पर खड़ा कर रखा है, और यहाँ ये इनकी एंट्री होगी इधर से। तो उस समय ये देखा गया कि टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें कम करने के लिए हमें
कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो ओनली ऑन टेररिस्ट एक्टिविटीज से इन्वॉल्व करे, जो भी खुफिया न्यूज होती है उसके आधार पे। ऐसी ही चीज़ों को, जो टेररिज्म वाली सेक्टर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, टेररिज्म हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, जैसे जो भी इलीगल है एक्टिविटीज है, फ्रॉड वगैरह है, वो सब ऑर्गेनाइज क्राइम में आ जाते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ऐसे चीज़ों से निपटने के लिए एक सेपरेट बॉडी बनाई गई कि एक सेपरेट बॉडी हो टेरर एक्टिविटीज से निपटने के लिए, एनआईए। यानी ऑब्वियसली बात है, तो फिर 2008 के बाद ही हुआ होगा। तो नवंबर में अटैक हुआ था, दिसंबर में 2008 में ये बनी थी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंदर होगी, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर होती है। तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा, होम मिनिस्टर के अंदर है तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, क्या वो उसके चेयरपर्सन है? तो ऐसा नहीं है, चेयरपर्सन जो है वो जो भी क्वालिफाइड पर्सन होता है उसे बना देते हैं। जो सीनियर जो पुलिसमैन होते हैं उन्हें ये ऐसे पद चेयरपर्सन बना देते हैं। तो और ये कब बना? 2008 में। और ये क्या है? एक स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी मतलब ये एक एक्ट के थ्रू बनी थी 2008 में। इसका चेयरपर्सन कौन होता है, मिनिस्ट्री कौन है, ये सारी बातें। और लास्ट काम क्या है इसका? तो जो भी टेररिज्म वाली एक्टिविटीज़ है उन्हें कंट्रोल करने का या उन्हें रेगुलेट करने का काम ये देखती है। अगेन नीतीश कुमार, इस पे पर्सनल्स की न्यूज़ है, ये हमारे लिए काम की न्यूज़ है। मलाबार एक्सरसाइज, मलाबार एक्सरसाइज में इंडियन नेवी जा रही है। क्या पहली बार जा रही है? 1992 से जा रही है। मतलब शुरुआत तो हम 1992 से ही करेंगे। यानी 1992 में ऐसा होता क्या था? दरअसल 1992 में एक एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, मलाबार एक्सरसाइज। अच्छा, किस किस के बीच में हुई थी? यूएसए और इंडिया के बीच में हुई थी। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी और ये इंडिया यूएसए के बीच की नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज मतलब ओबियसली नाम में ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो है वो दोनों पार्टीज की नेवी पार्टिसिपेट करेगी केवल। इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करा 2007 में, बोला जापान को भी बुला लेते हैं, बीच में पड़ता है। यूएसए वाले ने बोले कि हम आपके यहाँ आते हैं, बीच में जापान को भी ले आएंगे, जापान वालों को भी ले आएंगे। ठीक है, तो अब कितने कंट्री होगी? तीन हो गया। तो ये बायलैटरल अब मल्टीलैटरल बन गया। इसी के कुछ साल बाद 2017-18 में एक ग्रुप बना, क्वाड। क्वाड जो है वो एक मिलिट्री ग्रुप है। स्पेशली इसका जो काम है वो अगेंस्ट चाइना है, या यूँ बोले एंटी चाइना। एक एंटी चाइना ग्रुप बोले, नाम के लिए बोल रहे हैं, ग्रुप का ऑफिशियल नेम नहीं है। चाइना की जो एक्टिविटीज़ है स्पेशली जो पैसिफिक ओशियन में उन्हें कंट्रोल, इंडो पैसिफिक रीजन में उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक ग्रुप साथ में आए, क्वाड। अब क्वाड के 4 मेंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंडिया, यूएसए। ध्यान रखिएगा क्वाड के कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है ये, यानी 4 मेंबर, यानी इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने कहा कि ये मिलिट्री ग्रुप है, थोड़ा काफ़ी हद तक मिलिट्री ग्रुप है, नॉट ऑफिशियल मिलिट्री ग्रुप है पर काफ़ी हद तक एक मिलिट्री ग्रुप है। तो इन्होंने, ऑब्वियसली बात है कि इंडिया, यूएसए और जापान की तो अपनी तीनों की तो एक एक्सरसाइज हो रही थी। तो उन्होंने बोला क्योंकि हमारा मिलिट्री ग्रुप है तो अब इसे क्यों नहीं क्वाड की एक्सरसाइज बना दें। तो पहले बायलैटरल, फिर मल्टीलैटरल, और मल्टीलैटरल में भी अब किसकी एक्सरसाइज होगी? क्वाड की। क्वाड की एक्सरसाइज होगी तो मतलब ऑस्ट्रेलिया भी आया होगा। तो क्वाड के बाद जो ऑस्ट्रेलिया की एंट्री होती है 2020 में। तो इस तरीके से ये पूरी मलाबार एक्सरसाइज है। पिछले साल गुआम करके एक आइसलैंड है पैसिफिक ओशन में, यूएसए का, वहाँ हुई थी। इसके पहले इंडिया में हुई थी और इस बार जापान में हुई। तो इस बार आपसे पूछ भी लेगा मलाबार एक्सरसाइज में कितने पार्टीज मेंबर हैं? तो क्वाड के 4 मेंबर्स हैं। क्या ये इंडिया में हुई है? नहीं हुई। अगेन पैसिफिक इस पर्सनालिटीज पे न्यूज़, गांधी फैमिली पर्सनालिटीज, इस मोदी पर्सनालिटीज, लालू पर्सनालिटीज। आज के पेपर की यही फॉल्ट है कि पर्सनालिटीज पे ज़्यादा झुका हुआ है। हमने थोड़े दिन भी क्यों, 2-3 दिन की पहले की बात है कि ये डिस्कस करा था, ये इलेक्शन कमीशन, और ये इलेक्शन कमीशन पार्टी सिंबल भी अलॉट करेगा, क्योंकि पार्टी सिंबल, पार्टीज को रेगुलेट करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें ही दिया है। ठीक है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी भी तो हमने उस दिन देखी थी, शिवसेना वाली। तो अब इसमें ये बोला है कि जो एक सिंबल, एक पार्टी के 2 गुट यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस सिंबल को ही होल्ड कर दिया और बोला कि जो दोनों ग्रुप हैं वो अपने 3-3 सिंबल
भेजो और उस 3 में से हम डिसाइड कर लेंगे, एक हायरार्किकल ऑर्डर में भेजो, यदि तीनों सिंबल हम डिसाइड कर लेंगे। यानी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है शिवसेना ने के कौन से ग्रुप ने कौन से सिंबल भेजे। मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो भी यदि कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है तो उसे निपटता कौन है, इलेक्शन कमीशन क्यों निपट रहा है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने काम करना है, पार्टीज को रेगुलेट करना है, वो काम किसे करा है, दिया है इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन जो सिंबल अलॉट करता है वो कैसे करता है वो भी आप देख लो। यानी इलेक्शन कमीशन आपको चॉइस देता है, चॉइस जैसे ये 10 सिंबल में से आप एक सिंबल ले लो। इसके अलावा एक चॉइस कि आप ही बता दो 3-4 सिंबल्स कि कौन सा ठीक रहेगा, उसमें से हम देख लेंगे। यानी बाउंडेड नहीं होता है इलेक्शन कमीशन, किसी पे कोई सिंबल थोपता नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम हो या सिंबल। आप अपने हिसाब से बता दो या फिर जो जो चॉइसेस अवेलेबल है उनमें से कर लो। यानी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है इस काम में। अगेन आगे बढ़ते हैं, यूएन पीस कीपिंग की ही न्यूज है। अगेन मुलायम पर्सनालिटी न्यूज, आई डोनेशन की न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड पेज पे आज ऐसा कोई खास चीज नहीं आई है, वही चीजें अपडेट होते हुए आती है। हमारे लिए कंट्री स्पेसिफिक न्यूज है, जैसे चाइना की अब पॉलिटिकल पार्टी की न्यूज है, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना जो न्यूज में है उसी को नहीं देख रहे। गाम्बिया पुलिस की न्यूज है, कंजर्वेटिव लीडर्स की न्यूज है। अब यूएसए के में कौन कौन सी पार्टीज हैं, उसके कंजर्वेटिव लीडर्स ने क्या कहा वो होता है। आज द हिंदू चूंकि ये एडिशन है तो इसमें हर मंडे को मनीवाई जाता है। ये वाला जो पेज है ये केवल उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहता है जिन्हें कहीं कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो। हमें पेपर में टाइम इन्वेस्ट करना है, ना कि टाइम खराब करना है, इसलिए मनीवाइज मंडे वाला एडिशन इतना नहीं रहता। जैसे बैंक कहीं कहीं मैंने अभी बोला कि आपको कहीं कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो तो इम्पोर्टेंट रहता है। आप देखो बैंक फिक्स डिपॉजिट रेट, हर बैंक की फिक्स डिपॉजिट रेट एफडीआई की रेट दे रखी है। हमें तो अपना फ्यूचर को फिक्स डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उस पर ध्यान देते हैं, ये चीज़ पे इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती। स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, अगेन ये हमारा इंडिया ने पार्टिसिपेट भी नहीं करता तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती। ये न्यूज़पेपर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।